हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडीज़ का स्टूडेंट। हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th मैथ की स्टडी कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली एक एक के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए दोस्तों, इस सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं ना, सभी डॉक्टर मनोहर की बुक से पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, प्रश्नावली एक एक में कुल 15 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। देखिए 20 और 40 के बीच में हमें बोला है समधन पूर्णांक लिखने के बारे में। अब इस सम विषम संख्या के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक निम्न है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कि देखिए हम सभी जानते हैं कि सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। तो 20 और 40 के बीच लिखना है। तो 20 के बाद 21 तो सम नहीं होगा, वो विषम होगा क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो एक 22 होता है, 22 के बाद 24 आएगा। या फिर आप एक तरह से और याद कर सकते हैं कि 20 और 40 के बीच दिया है तो 20 में 2 यानी 2 जोड़ते चले जाइए, जो संख्या में मिलेगी वो सभी समधन पूर्णांक हो गए। तो 20 में 2 जोड़े 22 हो गया, 22 में 2 जोड़े 24 हो गए, 24 में 2 जोड़िए 26 हो जाएगा, 26 में 2 जोड़िए 28, इसी प्रकार 40 तक। तो देखिए इसी प्रकार हम आगे अगली संख्या में 2 जोड़ते चले गए और हमें 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक मिल गए और यही हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको भाज्य और अभाज्य बताया था कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी नहीं करती हैं, तो सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर नहीं देखी तो इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 1 और 10 के बीच में आप ढूंढिए ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं और कौन कौन सी संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं। तो पहली तो हो जाएगी 1, वैसे 1 तो यहाँ पर दिया ही है। इसके बाद कौन? 2। देखिए इसके बाद आएगा 2। 2 भी एक अभाज्य संख्या ही है, भले यह सम है लेकिन यह सम अभाज्य संख्या यानी समव्यय अभाज्य। तो 2 के बाद 3 आता है। क्या 4 अभाज्य संख्या है? नहीं, 4 स्वयं और एक के अलावा 2 से भी करता है, इसलिए अभाज्य नहीं है। 4 भाज्य है, 5 हो गया अभाज्य। इसके बाद 6 तो अभाज्य नहीं होगा, 7 अभाज्य होगा। 7 के बाद 9 भी अभाज्य नहीं होगा, याद रखिए। बस अब नहीं अभाज्य, कोई संख्या अभाज्य नहीं है। 1 और 10 के बीच में 2, 3, 5, 7 केवल 4 ही ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या हैं और यही हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। यदि आपको ये भी याद हो तो हमने क्रमागत संख्या जब आपको पढ़ाए थे तो बोले थे कि किसी भी संख्या में आप 1 जोड़ दीजिए, हमें उसकी क्रमानुयायी संख्या या क्रमागत संख्या प्राप्त होती है। तो इसका क्रमानुयायी संख्या जो होगा इसमें 1 जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो इसकी क्रमानुयायी संख्या जो होगी वो होगी 2a+1। इसमें हम 1 जब जोड़ देंगे तो हमें इसकी क्रमानुयायी संख्या प्राप्त होगी, जो कि किसके बराबर होगी? 2a+2 के। और ये हो जाता है हमारे तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक 2a+2 होगा। ठीक, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो पहले समझिए कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। देखिए यह आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा या आपसे कोई नहीं पूछेगा कि योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा लिखिए क्या होता है। बस इतना बोल देगा क्वेश्चन में कि इतने का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि 2/3 में यानी ऐसी संख्या में हमें कौन सी संख्या जोड़ें कि हमें जो इसका योगफल प्राप्त हो शून्य प्राप्त हो। तो आप बता सकते हैं क्या इसमें हम क्या जोड़ें? मान लिया 1 से जोड़ें कि योगफल शून्य प्राप्त हो जा रहा है। तो अगर हम यक्स को इस साइड ले जाएंगे, इस साइड ले जाएं तो हमें मिलता है -2/3। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी इसका योगात्मक प्रतिलोम आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः आप बोल सकते हैं कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम -2/3 होगा, क्योंकि जब आप 2/3 में -2/3 जोड़ेंगे, यदि देखिए 2/3 में हम प्लस कर रहे हैं किसको? -2/3 को। हमने आपको
पहले ही पढ़ाया था। यदि आपने संख्या रेखा वाली वीडियो लेक्चर नहीं देखी है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर हमने बताया था कि जब प्लस में माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आ जाता है, यानी 2/3 में जब प्लस में यहाँ माइनस का गुणा होगा, जब कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -2/3। और हम सभी जानते हैं इसमें इससे जो माइनस करेंगे तो आंसर 0 आता है। और यही तो हमें ज्ञात करना था कि कोई ऐसी संख्या बताइए जिसमें इसको प्लस कर दें तो योग 0 हो जाए, और वह संख्या होगी -2/3। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -2/3 आंसर। इस प्रकार से आपको लिखना है। हालांकि इतना आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इस लाइन को ही लिखना है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -2/3, बस एक ही लाइन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए -5 का, अब गुणात्मक प्रतिलोम का पहले मतलब समझ लीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि इस संख्या में यानी -5 में ऐसी किस संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए। मान लीजिए ऐसी एक संख्या से हमने मल्टीप्लाई किया कि जो उसका गुणनफल आ रहा हो ना वो 1 प्राप्त हो रहा हो, यानी किसी संख्या में किस संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी किस संख्या से हम गुणा करें कि गुणनफल 1 प्राप्त हो, वही कहलाती है गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसमें यदि हम इसको हल करें, इस समीकरण को हल करें तो x बराबर a उधर में चला जाएगा तो हो जाएगा -1/5, और यही हो जाता है इसका राइट आंसर। लेकिन आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको लिखने की ज़रूरत केवल इतना है कि -5 का, देखिए आपको केवल इतना लिखना है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -1/5 होगा आंसर। बस एक ही लाइन आपको लिखना है। इतना मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि जब आप अब गुणा करके आप देख सकते हैं कि जब -5 में आप गुणा करेंगे -1/5 का तो आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। ना यकीन न हो तो आप गुणा करके देख सकते हैं। तो चलिए 6वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन बोला है P + Q वो P - Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब इस संख्या में किस संख्या से हम इसमें ऐड करें, यानी कौन सी संख्या इसमें जोड़े कि जो योग हो वो 0 प्राप्त हो। बस घटा दीजिए, यानी यहाँ पर प्लस लगाए। मैंने आपको प्लस वाले साइन में यानी संख्या रेखा वाले वीडियो लेक्चर बताया है, उस वीडियो को आप देख ही लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है कि कोई भी संख्या के सामने अगर कोई साइन नहीं हो तो उसका मतलब वह धनात्मक संख्या होती है। तो धनात्मक में जब आप ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो योगफल 0 हो जाएगा। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -P + Q, और हाँ कोष्टक लगाना मत भूलिएगा, कोष्टक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका योगात्मक प्रतिलोम -P/Q होगा, और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम, और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम बराबर -P - Q हो गया। ये हो जाता है हमारा राइट आंसर 6वें क्वेश्चन का। बस आपको कुछ नहीं करना है, योगात्मक प्रतिलोम पूछिए तो बस साइन को उल्टा कर देना है। यदि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब ये प्लस है तो माइनस लगा देना है, और माइनस है तो प्लस लगा देना है। बस यही इसका योगात्मक प्रतिलोम होता है। बस एक ही लाइन आपको लिखने की जरूरत है। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए 7वें क्वेश्चन में बोला है कि यक्स के किस मान के लिए ये जो कथन है ये सत्य है, यानी हमें यक्स का मान बताना है। तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर दीजिए। आप भागु जोग कोका भागु जोग कोष्टक पढ़े हैं, तो सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूने 6, और इधर भी कर देंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, और यक्स है तो यक्स 15 यक्स हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 5 × 6 = 30 बराबर 15 यक्स। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जब यक्स का मान निकालेंगे ना तो यक्स बराबर कितना आएगा, 15 इसकी बटी में आ जाता है। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ से समझ लीजिए कि जब यहाँ पे 15 का मतलब एक गुणा है, और जब इस साइड ले जाएंगे ना तो भाग में आ जाएगा, यानी 30/15 हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि 15 दूने 30 हो जाता है। अतः यक्स बराबर 2, यानी आप बोल सकते हैं कि अतः यक्स बराबर 2 के मान के लिए यह कथन सत्य है। आप बोल सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। आई होप आप इसको भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब योगात्मक प्रतिलोम ही है, ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए लिखा है। देखिए योज्य प्रतिलोम मतलब योगात्मक प्रतिलोम। तो आप बताइए पूर्णांक आप समझते हैं ना कि -1 से लेकर के -1 0 जितने भी हैं सभी +1 2 3 सब संख्याएं में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो इसका जो आंसर होगा ना उसका आंसर होगा 0 यानी 0। अब आप बताइए कि 0 में आप ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि हमें आंसर 0 प्राप्त होगा, क्या बता सकते हैं।
उसका आंसर होगा 0, क्योंकि 0 में आप 1 जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 2 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा, -1 जोड़ेंगे तो -1 प्राप्त होगा, लेकिन 0 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। और यही तो हमें पूछ रहा था कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, तो वो होती है 0। यानी 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 0 जोड़ेंगे तभी 0 प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 0 को आप -0, आपने कहीं -0 देखा है क्या? अगर देखा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, नहीं देखा है ना। इसीलिए 0 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि ए एक समधन पूर्णांक हो, ए कैसा है? ए एक समधन पूर्णांक है। तो हमें पूछा क्या है कि a-1 व a+1 का गुणनफल, यानी दोनों का गुणनफल के बीच में कुछ भी साइन नहीं लगा, इसका मतलब बीच में गुणनखंड है, सॉरी गुणनफल करना है हमको। दो कोष्ठक के बीच में यदि कोई कुछ भी ना हो, प्लस माइनस साइन कुछ भी ना हो, इसका मतलब दोनों के बीच में गुणा का साइन है। ठीक, इतना आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए ए क्या है? एक समधन पूर्णांक है, और हम सभी जानते हैं कि सम ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाती है। जैसे 2, 4, 0, सॉरी 0 नहीं, 0 तो सम विषम कुछ भी हो सकता है। तो 2, 4, 6, 8 ये सभी ऐसी संख्या हैं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब आप सम में से 1 घटाएंगे, जैसे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। 1 क्या है? 1 एक विषम संख्या है। तो a-1 क्या होगा? एक विषम संख्या होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी सम संख्या में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है, राइट। और किसी भी सम संख्या में जब आप 1 जोड़ेंगे तब पर भी हमें विषम ही प्राप्त होगी। यकीन नहीं होता तो यहाँ जोड़ करके देख लीजिए। 4 क्या है? एक सम संख्या है। 4 में हमने 1 जोड़ा, 5 प्राप्त हुआ। 5 क्या? एक विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होती है। तो अब आप विषम में विषम का गुणा करिए, देखिए क्या प्राप्त होता है। एक विषम था हमारा 1, और एक विषम हो गया हमारा 5। 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 का 5 आएगा। 5 1 बराबर 5, यानी विषम में विषम का जब हमने गुणा किया तो हमें विषम प्राप्त हुआ। इतना आपको, हालांकि इतना आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इतना लिखना है कि हम जानते हैं कि जब ए में 1 माइनस करेंगे, यानी सम में से 1 माइनस करेंगे तो हमें विषम प्राप्त होगा। अब लिखना कैसे, अभी आपको बता देता हूँ। तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि ए एक सम पूर्णांक है तथा a-1 एक विषम पूर्णांक है। क्यों? यह मैंने आपको ऊपर समझा दिया। इतना आपको नहीं लिखना है, आपको केवल यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक, इसी प्रकार a+1 भी एक विषम पूर्णांक है। तो अतः a-1 इंटू a+1 भी एक विषम पूर्णांक होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब विषम में विषम का गुणा करते हैं तो हमें विषम प्राप्त होता है। आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इतना जरूर लिखिएगा। ठीक, और ऊपर हमने समझाने के लिए लिखा था। तो चलिए बढ़ते अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है, देखिए 5 और 7 का योग हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। हम सभी जानते हैं कि 7 5 12 होता है, लेकिन इसे संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे, चलिए दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा एक खींच दिया। संख्या रेखा में एक शून्य होता है। शून्य के हम दाहिनी तरफ जब जाते हैं तो सभी धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं। सब धन पूर्णांक किधर होते हैं? दाहिनी तरफ। जब शून्य से हम बाईं ओर बढ़ते हैं, अपनी बाईं ओर, तो सभी हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलते हैं। तो शून्य से हमें पहले 5 खाने चलना है दाईं ओर। दाईं ओर क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन को लिखा नहीं जाता, 5 के पहले लिखा नहीं गया है, लेकिन यह पॉजिटिव ही है। तो 5 खाने हमें चलना है इधर दाहिनी तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए 0 से 5 खाने चलेंगे तो बिंदु 5 पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हम एक मार्क कर लेते हैं, और आपको साइन कुछ इस प्रकार दे देना है जिधर आप चल रहे हैं, ताकि पता चले हम किधर से किधर जा रहे हैं। तो 0 से हम दाईं ओर चल रहे हैं 5 खाने, यहाँ पे पहुँचे। अब हमें 5 वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से 7 खाने और दाहिनी तरफ चलने हैं। दाहिनी तरफ क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी प्लस साइन है। ये प्लस साइन 7 के लिए ही है। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा गया क्योंकि यहाँ जोड़ दर्शा रहा है। ठीक, कभी लिखा जाता है, कभी यहाँ पर लिखा ही नहीं गया, लेकिन ये भी पॉजिटिव ही है। तो 7 खाने और हमें चलना है किधर? दाहिनी तरफ। तो 7 खाने चलिए चलते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 12वें बिंदु पे पहुँच गए ना, और यही तो हमारा आंसर था। तो 7 खाने जब हम चले तो 12वें पॉइंट पे पहुँचे, इसलिए यहाँ पर भी हमको एक मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर मार्किंग करके दोनों को मिला देना है। इसके बाद साइन कुछ इस प्रकार दे देना है जिधर आप चल रहे हैं, और यही हो जाता है हमारा 5 और 7 का योग संख्या रेखा पर। आप चाहें तो इसको कुछ इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं।
तो इस प्रकार दर्शा ही दीजिए आप कि 7 और 5 का योग बराबर 12 होता है। कुछ इस प्रकार आप साइन दे सकते हैं कि 5 + 7 बराबर 12। ये हो जाता है आपका राइट आंसर। ठीक, आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि 5 और 7 की या किसी भी संख्या के योग को या फिर अंतर को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो चलिए बढ़ते अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 11वें क्वेश्चन में हमें कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है ये बताना है। तो ए में क्या दिया है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। क्या यह सत्य है या असत्य है ये हमें बताना है। तो चलिए प्रैक्टिकल की मदद से समझते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। तो हम सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो स्वयं और एक के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं करती। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। चलिए इतना काफ़ी है। अब हमें बोल रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल, कोई भी इनमें से दो धन पूर्णांक ले लीजिए। चलिए हम 5 और 2 का ही ले लेते हैं। अब 2 और 5 का गुणनफल करते हैं, गुणन करते हैं। गुणनफल ही तो बोला है, गुणन बोला है तो हमें 10 मिल रहा है। तो 10 क्या है? 10 तो भाज्य संख्या है, इसका मतलब यह कथन असत्य है। तो पहला आपका जो हो जाएगा वो जाएगा असत्य। असत्य क्यों है? क्योंकि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य नहीं होता है। क्योंकि हमने 5 और 2 दोनों ही अभाज्य थे, दोनों का गुणनफल किया 10 आया। 10 क्या है? भाज्य संख्या प्राप्त हुई, इसीलिए पहला कथन असत्य है। अब दूसरे कथन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा बोल रहा है बी वाला। देखिए 11वां का बी बोल रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है या नहीं होता है। तो चलिए प्रैक्टिकल की मदद से इसको भी समझते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अभाज्य संख्या, धन अभाज्य संख्या, धन अभाज्य संख्या का मतलब जिसके सामने प्लस साइन लगा हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि -1 भी एक अभाज्य संख्या ही होगी, -2 भी एक अभाज्य संख्या ही होगी। लेकिन हमें धन केवल धन पे आना है, धन यानी इसके सामने पॉजिटिव साइन ही लगाना है। इसीलिए बी वाला बोल रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। आइए समझते हैं। देखिए 2 को पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, योग कीजिए। 2 और 3 में जब आप जोड़ेंगे तो हमें 5 मिला। 5 एक अभाज्य है, मान लिया हमने अभाज्य। लेकिन अब एक और प्रैक्टिकल कीजिए कि 5 में 3 को जोड़िए, 3 में 5 को ऐड करेंगे तो 5 3 8 आएगा। लेकिन 8 तो भाज्य है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है सदैव। तो सदैव का मतलब हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन हमेशा अभाज्य नहीं मिलता। कभी भाज्य कभी अभाज्य कुछ भी मिल सकता है। इसलिए बी वाला कथन भी असत्य है। इसका मतलब दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य नहीं होता, कभी भाज्य हो जाता है, कभी भाज्य आता है। ठीक, लेकिन सदैव अभाज्य नहीं होता। तो चलिए सी वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तब a + b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। कैसे होगा? आइए प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया था यदि a और b दोनों ऋण पूर्णांक हो, तो हमने मान लिया कि a बराबर -2 क्यों? क्योंकि ऋण पूर्णांक है। और b बराबर -3, तो a + b जब आप करेंगे यानी -2 प्लस करेंगे -3 का, तब कितना आएगा? मैंने आपको पढ़ाया था संख्या रेखा वाले वीडियो लेक्चर में, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कि जब प्लस में माइनस का जब आप गुणा करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है। यानी इसका जो आंसर होगा -2 -3 तो बराबर -5 आएगा। जब आप इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्लस में माइनस का गुणा होगा और हमेशा माइनस प्राप्त होगा। तो अतः यह कथन हमारा सत्य होता है। सत्य क्यों? क्योंकि जब दो ऋण पूर्णांकों का जब आप योग करते हैं तो हमें सदैव ऋण पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अतः सी वाला कथन हमारा सत्य हो जाता है। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12वें से 15वें तक के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर से प्रेस कर लिए। और इन सब की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।